नमस्कार। न्यूज ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। तकरीबन 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में वनवास खत्म हो गया है। वह सत्ता में काबिज हो गई है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार दिखने लगी है। लेकिन जिस तरह दिल्ली में पार्षद विधायक बनने में कामयाब हुए हैं और पार्षदों की सीट भरी जाने की उम्मीद दिख रही है, उससे दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लंबे जद्दोजहद के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में काबिज हुई है। हालांकि दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में काबिज होना बहुत जरूरी था। दिल्ली वैसे तो बहुत छोटी सी विधानसभा है, लेकिन उसकी अहमियत ज्यादा है, उसके संदेश ज्यादा हैं। वही दिल्ली जिस पर कब्जा जमाने के लिए नादिर शाह से लेकर मुगलों मंगोलों तक किसने क्या नहीं किया, सबको दिल्ली चाहिए थी, क्योंकि दिल्ली का मतलब ही था भारत। इस चुनावी नतीजे के ठीक पहले तक दिल्ली खुद अपने आप से यह पूछने को मजबूर हो गई थी कि आखिर वो है किसकी। दिल्ली वालों को इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि दिल्ली किसकी है। कभी कहा जाता था दिल्ली दिल वालों की है, कभी कहा जाता था दिल्ली दिलजलों की है। देश की राजधानी, देश पर शासन करने वाली सरकार का ठिकाना, देश की सबसे बड़ी अदालत का ठिकाना, सबसे बड़ी पंचायत का घर, पूरी दुनिया के दूतों का ठिकाना, सब दिल्ली है। लेकिन बस ठिकाना ही है। कहने को दिल्ली राज्य है, लेकिन नहीं भी है। दिल्ली की अलग सरकार है, लेकिन हालात बिना पहियों वाली कार जैसी है। मुख्यमंत्री है और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है। किसकी क्या पावर है, ये चंद्रकांता उपन्यास के तिलस्मी रहस्य सरीखा है। दिल्ली के कूड़े, ट्रैफिक, पुलिसिंग, नाली नाले, बिजली, पानी, इंक्रोचमेंट, झुग्गी, बाजार, सड़क, कुछ भी गिनाइए। किस चीज का कौन जवाब दे और कौन जिम्मेदार है, कुछ भी साफ नहीं है। दिल्ली की सरकार, दिल्ली का नगर निगम, दिल्ली के विधायक, दिल्ली के एमपी, दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार, सबकी एक जैसी खिचड़ी है, जिसे पंचमेल नहीं बल्कि दशमेल कहना ज्यादा मुफीद होगा। सबसे उम्दा बात वो है जो दशमेल खिचड़ी के सभी एलिमेंट को खूब सुहाती है, और वह है किसी की जवाबदेही, जिम्मेदारी का नहीं होना। इधर से उधर धकेलने के खेल में जुटे रहते हैं लोग। दरअसल ये दिल्ली वाले न घर के हैं न घाट के। विधायक किसी पार्टी का रहा, कारपोरेटर किसी पार्टी का रहा, सांसद किसी और पार्टी का रहा, अफसर किसी और सरकार के बंदे। राज्य सरकार लाचारी और बेबसी का रोना रोए, केंद्र पल्ला झाड़े खड़ी रहे और अफसर मजा लेते रहे। उनको तो बस काम न करने का बहाना चाहिए। इनके बीच रही जनता, जिसे जो समझा दिया जाता है, वह समझने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं होता है। क्या गजब हाल है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पीडब्ल्यूडी, रेलवे, जिसका नाम लीजिए उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। लेकिन इसी 3 करोड़ बाशिंदों के शहर में शायद ही कोई दूसरी दुरुस्त चीज हो। अनगिनत बेसमेंट, गली मोहल्लों, सड़कों पर बाढ़, शेल्टर होम में मौतें, दम घोटू जहरीली हवा, झुग्गी झोपड़ियों की भरमार, खटारा बसें, सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई सिला नहीं। क्या चीज दुरुस्त है यहाँ, कैसी राजधानी कहेंगे इसे। दरअसल दिल्ली को सत्ता संघर्ष और पॉलिटिक्स ले डूबी, वह भी आज से नहीं। दिल्ली पर किसका शासन होगा और कितना होगा, यह सवाल शहर के इतिहास में तब से बना हुआ है जब से 1911 में ब्रिटिश राजधानी बना। पीछे थोड़ा चलते हैं। अतीत में मुगल सत्ता का गौरवशाली केंद्र रही दिल्ली 1857 के बाद वर्षों में एक आम शहर जैसी हो गई थी। उसका गौरवशाली अतीत बस यादों में बचा था। इसकी वजह यह थी कि 1857 के विद्रोह के बाद भी, जबरदस्त उलट पलट के बाद, जब अंग्रेजों ने पूरा कंट्रोल कर लिया, तो उन्होंने विद्रोह में वफादारी दिखाने के लिए पंजाब राज्य को दिल्ली गिफ्ट में दे दी। पंजाब ने भी दिल्ली के गिफ्ट को बस किनारे सजा दिया। आधी सदी बाद अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करना तय किया और 1911 में दिल्ली शासन का केंद्र बन गई। राजधानी निर्माण के शुरुआती दिनों में ही टकराव शुरू हो गया। दिल्ली में जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी होगी। वजह थी अंग्रेजों के बनाए तरह तरह के कानून, जिसके तहत कुछ
इलाके नोटिफाइड एरिया थे, कुछ इलाके म्यूनिसिपल एरिया। झगड़ा वहीं से शुरू हो गया, लगातार जारी रहा। दिल्ली के प्रशासन को लेकर सत्ता संघर्ष और बहस आजादी के बाद भी जारी रही। 1951 में दिल्ली की स्थिति बदल गई, जब स्टेटस एक्ट के तहत शहर में विधानसभा के गठन की अनुमति दी गई। सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, भूमि और नगर पालिका जैसे विषयों को केंद्र के पास छोड़ दिया गया। नतीजतन 1952 में दिल्ली को अपना पहला मुख्यमंत्री मिला, जो कांग्रेस के ब्रह्म प्रकाश चौधरी थे। 3 साल में ब्रह्म प्रकाश चीफ कमिश्नर और बाद में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री के साथ अलग अलग मामलों पर गतिरोध के चलते 1955 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्य पुनर्गठन कमेटी ने भी दिल्ली का विधानसभा का दर्जा खत्म कर दिया। तमाम विरोधों के बावजूद केंद्र सरकार ने 1957 में दिल्ली नगर नियम अधिनियम लागू कर दिया, यानी दिल्ली नगर निगम की हो गई। चूंकि असंतोष बना रहा, सो 1960 के दशक में नगर निगम की जगह महानगर परिषद बना दी गई। 1977 में महानगर परिषद का नेतृत्व कर रही जनसंघ ने दिल्ली को राज्य का दर्जा देने की जोरदार मांग उठाई। 80 के दशक के अंत तक दिल्ली में पूर्ण राज्य की मांग इतनी तेज हो गई कि भाजपा के मदन लाल खुराना की राजनीतिक रफ्तार के चलते उन्हें दिल्ली का शेर कहा जाने लगा। अंत में 1987 में केंद्र की सरकार ने दिल्ली के लिए सरकारी आयोग बनाया, जिसने दिल्ली में विधानसभा की सिफारिश की, जिसे 1951 में संविधान के 69वें संशोधन के जरिए लागू किया गया। दिल्ली को विधानसभा तो मिली, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। जो मिला वो 10 मील खिचड़ी थी। यह झगड़ा सिर्फ भारतीय राजधानी तक सीमित नहीं है। मिसाल के लिए अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन डीसी में 1990 के दशक से ही पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने वाले कई आंदोलन उभरे। ऑस्ट्रेलियाई राजधानी कैनबरा और ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में भी इसी तरह के तनाव पैदा हुए, लेकिन उन देशों ने अधिकार और जिम्मेदारी की स्पष्ट सीमा रेखा खींचकर चीजों को सुलझा लिया। दिल्ली को दूसरे देशों से सबक लेना होगा। दिल्ली के नतीजों ने सभी पार्टियों को अपने अपने लिहाज से अलग अलग संदेश दिए हैं। उसने भारतीय जनता पार्टी को बता दिया है कि अब उसके पास डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार के बाद उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। दिल्ली के सामने एक बड़ी चुनौती उनके लिए अपना मुख्यमंत्री चुनना भी है। दिल्ली के सामने चुनौती यह भी है कि वह किस तरह जिन अफसरों को अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ काम करने के लिए उपयोग करती थी, उन्हें यू टर्न करने में कामयाब हो पाएगी। दिल्ली में आप की करारी हार के बाद पार्टी के पास सिर्फ पंजाब की सत्ता बची है। ऐसे में अब पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पार्टी की एकजुटता को लेकर के सक्रिय दिखने लगे हैं। कांग्रेस की ओर से आप में बड़ी टूट के दावों के बीच केजरीवाल पार्टी के विधायकों को एकजुट करने के संदेश देने में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान पंजाब में आपको करारा झटका लगा था, इसलिए केजरीवाल पंजाब को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने पंजाब सरकार के मंत्रियों को निर्देश दिया है कि पंजाब में बाकी बचे 2 साल में जी जान लगाकर काम कराएं, आम लोगों की समस्याओं की अनदेखी न करें, जनता से किए गए वायदे को पूरा करें। मान सरकार को सत्ता में 3 साल बीत चुके हैं, मगर अभी तक वे अपनी पार्टी का सबसे बड़ा वादा पूरा नहीं कर सके हैं। पंजाब में आपका सबसे बड़ा चुनावी वादा महिलाओं को हर माह 1,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का था, जो पूरा नहीं हो सका है। प्रदेश में लगातार बढ़ते कर्ज के बोझ के कारण इस वादे को पूरा करना भी आसान नहीं माना जा रहा है। दिल्ली में आपकी पराजय की एक बड़ी वजह यह भी थी कि आपने अपने मतदाताओं के साथ जितने वायदे किए थे, उसे पूरा करना उसके लिए मुश्किल रहा। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी जो वादे किए हैं, उसे भी पूरा करना कम मुश्किल नहीं है। दिल्ली में आपकी पराजय के बाद एक नया संकट इंडिया गठबंधन में उभर आया है। उमर अब्दुल्ला और संजय राउत जैसे नेता इस बात के लिए स्यापा पीटने लगे हैं कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग नहीं लड़ती तो दिल्ली में नतीजे कुछ और होते। लेकिन वो भूल गए कि हरियाणा और गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अलग से चुनाव लड़के कांग्रेस को जो पलीता लगाया था, हो सकता है कांग्रेस पार्टी ने उसी हिसाब को बराबर किया हो। दिल्ली में मिली चुनावी हार के बाद आपके लिए नगर निगम की सत्ता बचाना भी
चुनौती है। विधानसभा चुनाव के बाद नगर निगम की 10 सीटें खाली हो गई हैं। यहाँ के पार्षद विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बन गए हैं। एक सीट पहले से खाली पड़ी है। ऐसे में इन सीटों पर उपचुनाव होगा और नगर निगम के समीकरण बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी के 119 पार्षद हैं, जबकि भाजपा के पास 113 पार्षदों की ताकत है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा काफी उत्साहित दिख रही है और यदि पार्टी ने पार्षदों के उपचुनाव में भी बाजी मार ली तो नगर निगम की तस्वीर भी बदल जाएगी। भाजपा दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार की मुखिया होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी की ओर से नगर निगम में भी भाजपा अपनी पूरी ताकत विधानसभा की तरह ही लगाएगी। जानकारों का मानना है कि भाजपा शीश महल और शराब घोटाले को भुनाने में कामयाब रही। इसके साथ ही भाजपा का मध्य वर्ग को आकर्षित करने का सियासी दांव भी काम आया। मुस्लिम बहुल इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी ने आपको झटका दिया है। आम आदमी पार्टी बिजली, पानी, सड़क और यमुना की सफाई जैसे मुद्दों पर फेल हुई। बदहाल सड़कों और पानी के मुद्दे को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी दिखी। इस नाराजगी ने आम आदमी पार्टी की विदाई कर दी। नालियों में पाइपों में गंदे पानी से लोग त्रस्त थे। दिल्ली के तमाम इलाकों में सड़कों पर बने गड्ढों ने भी लोगों की नाराजगी बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। आम आदमी पार्टी के नेता मुफ्त की स्कीमों की खूब चर्चा कर रहे थे, मगर जनता से जुड़े मुद्दों की उन्होंने खूब अनदेखी की। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़कर ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता हासिल की थी। भ्रष्टाचार के आरोपी के कारण ही आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई। दिल्ली के शराब घोटाले और शीश महल जैसे मुद्दों ने केजरीवाल और आप के नेताओं की छवि बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। आप नेताओं पर जो गंभीर आरोप लगे, उस नैरेटिव को पार्टी खत्म नहीं कर सकी। शराब घोटाले के मुद्दे को भुनाने में भाजपा नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस मामले में भाजपा को जवाब देने में कामयाब नहीं हो सकी आप। शीश महल को लेकर पैदा हुए विवाद ने भी मुख्यमंत्री की छवि को ठेस पहुंचाई। सच्चाई है कि कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुस्लिम वोटों में बंटवारा किया, मगर भाजपा की सोची समझी रणनीति के तहत मुस्लिम बहुल इलाकों की कई सीटों पर जीत हासिल करके केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। पहले के चुनाव में केजरीवाल को मुस्लिम समुदाय का पूरा समर्थन मिलता रहा है, मगर इस बार स्थिति ऐसी नहीं दिखी। भाजपा ने इस बार सरकारी कर्मचारियों और मध्य वर्ग का समर्थन हासिल करने में बड़ी कामयाबी कर दिखाई है। चुनाव के ठीक पहले आए हुए बजट में 12 लाख रुपए तक की आमदनी को कर मुक्त करने की घोषणा ने भी भारतीय जनता पार्टी के विजय में काफी बड़ा रोल अदा किया है। यही नहीं, 8वें वेतन आयोग की घोषणा ने भी दिल्ली के कर्मचारियों में भारतीय जनता पार्टी के मन में एक सिंपैथी पैदा की। इसके तहत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन न होना आपकी हार का कारण बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया। दिल्ली में इस बार आपने 20 से अधिक विधायकों के टिकट काट दिए। इनमें से कई विधायकों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। टिकट काटने के बाद कई विधायकों ने अपने क्षेत्र में पार्टी की नैया डुबाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। केजरीवाल समेत आप नेताओं की ओर से लगातार यह बात कही गई, सब कुछ ठीक ठाक है, मगर मतदाताओं को इन बयानों पर भरोसा नहीं हुआ। अब भाजपा के सामने चुनौती है कि वह अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू की गई फ्री की स्कीमों को कैसे लागू करेगी, सड़कों को गड्ढा मुक्त कैसे करेगी, वो बिजली, सड़क, पानी दिल्ली के लोगों को कैसे मुहैया कराएगी। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती यह भी है कि वह किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। हालांकि भाजपा में मुख्यमंत्री के पद को लेकर अनुमान लगा पाना मुश्किल माना जाता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में पार्टी ने नए चेहरों को मौका देकर के सबको पहले से चौंका रखा है। इसके लिए वरिष्ठ नेताओं की दावेदारी को नकारा था। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए कई नाम सामने आए तो किसी को हैरत नहीं होना चाहिए। वे नाम एकदम नए भी हो सकते हैं। कई लोग अपने अपने समीकरण के हिसाब से अलग अलग मुख्यमंत्री के नाम पेश कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि प्रवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को शिकस्त दी है। लेकिन ये फार्मूला काम आएगा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि
कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़े-बड़े नेताओं को शिकस्त दी और उन्हें मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली। हालांकि प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं, 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन कुछ लोग वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी सामने लेके आ रहे हैं। सचदेवा के नेतृत्व में भाजपा ने दिल्ली में चुनाव लड़ा। प्रत्याशियों के चयन और विभिन्न सीटों के समीकरण को साधने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी तेजी से चल निकला है। विभिन्न मुद्दों पर सिरसा खुलकर बोलते रहे हैं। उन्हें भाजपा के महत्वपूर्ण चेहरों में माना जाता है। दिल्ली चुनाव के दौरान आप पर हमला करने में उन्होंने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। स्मृति ईरानी को भी मौका मिल जाए, यह उनके समर्थक चाहते हैं, लिहाजा उनका नाम भी सामने किया गया है। दुष्यंत गौतम, जो करोलाबाग विधानसभा से चुनाव जीते हैं, उन्हें भी दलित होने के नाते मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का अंदाज लगा पाना बहुत मुश्किल काम है। हालांकि आने वाले दिनों में बिहार में और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पसारना चाहेगी। ऐसे में हो सकता है वो कोई ऐसा मुख्यमंत्री का नाम सामने लाए जिससे बिहार और पंजाब के चुनाव में उसे मदद मिल सके, वह कोई संदेश दे सके। पूर्वांचल के लोगों ने इस बार खासे ढंग से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी पूर्वांचल के शख्स को भी मुख्यमंत्री बना करके एक नया समीकरण गढ़ सकती है। हाँ, इतना जरूर तय है कि मुख्यमंत्री विधायकों से ही होगा, बाहर से कोई मुख्यमंत्री नहीं आएगा। लेकिन दिल्ली चुनाव के जनादेश से निकले संदेश ने जितना परेशान आम आदमी पार्टी को किया है, उतनी ही परेशानी उसने भारतीय जनता पार्टी के सामने भी खड़ी कर रखी है। समस्याओं का अंबार आम आदमी पार्टी छोड़कर जा रही है। इससे निपटना बिल्कुल आसान नहीं है। भले ही ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाए, लेकिन हर सरकार के अपने अपने नखरे और अपनी अपनी वरीयताएं होती हैं। हालांकि इस समय भारतीय जनता पार्टी को संचालित करने की दो ही शक्तियां हैं, वही दो शक्तियां जो चाहती हुई भारतीय जनता पार्टी में होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ढेर सारे गुट बन पाएंगे, हर सरकार अपने अपने हिसाब से काम कर पाएगी, यह संभव नहीं है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की संचालक शक्ति माना जाता है, यही फैसले करते रहे, तो निश्चित तौर से दिल्ली वालों को एक नई दिल्ली देखने को मिलेगी और दिल्ली पे कब्जे की जो होड़ थी, वो होड़ खत्म हो जाएगी। दिल्ली वालों को पंचमेल 10 मेल खिचड़ी से मुक्ति मिलेगी। देखना है अपने वनवास के खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को कितनी राहत दे पाती है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।